हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि क्लास 11th क्लास बच्चों के लिए है, जो कि अभी एंटर हुए हैं या फिर वो नीट 2024 या 2025 में अपीयर होने वाले हैं। उनके लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें अभी हम क्लास 11th की एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं, बायो। और इसमें हम जो चैप्टर ले रहे हैं उसमें आप दो वीडियोस पहले देख चुके हैं। इससे पहले जो वीडियोस आपने देखे हैं 9th-10th क्लास के लिए, 9th एंड 10th क्लास के लिए देखे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर नीट एस्पायरेंट्स ऑफ 2024 एंड नीट एस्पायरेंट्स ऑफ 2025। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि अभी क्लास 11th का सेशन जो है वो न्यूली स्टार्ट हुआ है और उसमें जो चैप्टर हम लेने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। दो वीडियोस आप इसकी पहले से ही देख चुके हैं और आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उनके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ हम चैप्टर 5 आज डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th, जो कि एनसीईआरटी का ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर का नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि नाम से ही मालूम है, फ्लावरिंग प्लांट्स की आउटर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मीनिंग ही होता है एक्सटर्नल फीचर्स। जो भी एक्सटर्नल फीचर्स आप उसको ऑब्जर्व करते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को देखने पर, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम रूट एंड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्लांट की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये प्लांट, तो आपको इसमें लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। और बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कुछ और अगर हम कहें कि माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे नोड्स हैं या इंटरनोड्स हैं, या फिर आप ये कहें कि एक्सिलरी बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, या टर्मिनल बर्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, और फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूट्स के जो टर्म्स होती हैं फ्लावर्स की, या फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको भी डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ लास्ट जो पार्ट है इसका वो फैमिलीज से रिलेटेड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 में, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रूट एंड शूट। ठीक है, पार्ट 1। रूट का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, स्टेम को ही हम शूट कहते हैं, ये एक टर्म है स्टेम के लिए। एरियल पार्ट जो होता है उसको हम शूट के नाम से भी जानते हैं। सो आइए बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के फॉर्म, कलर, स्ट्रक्चर और डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं या उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो ये डेफिनेशन जो है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच जिसमें कि हम किसी भी प्लांट के फॉर्म, उसकी कलर, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी पोजीशन, डिफरेंट पार्ट्स की, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वो सारी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट को ध्यान से देखें, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देखिए जो उसके पार्ट्स होते हैं, कॉमन चीज़ है ये, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। द रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जो फ्लावर का पैटर्न होता है, किस तरह से वो लगे अरेंज होते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एंड द फ्लावर, द फ्रूट एंड सीड, ये सारे पोर्शन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इस वीडियो में दो पार्ट्स लेने वाले हैं, रूट एंड स्टेम, जिसमें हम रूट की स्ट्रक्चर, रूट के मॉडिफिकेशंस एंड उसके एग्जांपल्स, इसी तरह से स्टेम, स्टेम के फंक्शंस, स्टेम के स्ट्रक्चर एंड स्टेम के
जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे पार्ट्स को आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम रूट। देखिए रूट एक्चुअल में क्या होती है, सब आप जानते हैं, बहुत कॉमन सा फैक्टर है। रूट किसी भी प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती है और अंडरग्राउंड पार्ट होती है। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रूट्स की। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। रूट्स जो है वो किसी भी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं, और जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं, तो नेचुरली वो सॉइल के अंदर ग्रो होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कुछ पार्ट उनका सॉइल के नीचे होता है और कुछ वाला जो पार्ट होता है वो उसका सॉइल से ऊपर होता है, जिसको हम एरियल पार्ट कहते हैं या उसको हम स्टेम भी कहते हैं। तो अगर रूट्स की हम बात कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल के इनसाइड या सॉइल के अंदर ग्रो होता है, एंड इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल से डेवलप होता है। देखिए रेडिकल क्या होता है, यहाँ पर उसके लिए हमें सीड के जर्मिनेशन का जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। सीड को अगर आप जर्मिनेटेड सीड को अगर आप ओपन करते हैं, यहाँ पर एक डाइकॉट जर्मिनेटेड सीड लिया गया, इसमें आपको ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको देखिए दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक पार्ट जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पार्ट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको प्लूम्यूल कहते हैं, वो शूट के लिए या स्टेम के लिए होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रूट्स आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल। जो पार्ट उसका नीचे की साइड में जा रहा है वो फ्यूचर रूट होता है, या रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से डेवलप होती हैं, इसको हम रेडिकल कहते हैं इस वाले पार्ट को। क्लियर। अब देखिए जैसा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो रूट्स होती हैं वो कहाँ जा रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपने ट्रॉपिज्म पढ़ा था क्लास 10th में, है ना। ये जो सारी हम इसकी डेफिनेशन या इसके जो पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जितनी भी हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं वो आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी से ली गई हैं, उसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है किसी भी तरीके का। तो ये देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है वो बेस होती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखें, नीट में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, उसकी हर लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, और बायो में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको लाइन वाइज उनका मीनिंग मालूम पता है और आप उनको याद कर सकते हैं। तो देखिए रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ वो बढ़ती हैं, नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, तो दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ जाती हैं, और पानी क्योंकि नीचे है इसलिए आप कह सकते हैं कि दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, अंडर द ग्राउंड होती हैं, तो ये अवे फ्रॉम लाइट होती हैं, सनलाइट से दूर जा रही हैं। ठीक है, आप सनलाइट से दूर जा रही हैं तो इसका मतलब ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये इससे पता चल रहा है कि ये किधर की साइड में ग्रो हो रही हैं, उससे हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। आप फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत कॉमन से फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन तो आपको सबको मालूम है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्योंकि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो सॉइल के अंदर जो भी मिनरल एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं रूट्स। क्लियर। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। कुछ रूट्स के ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है और वो एडिबल होते हैं, यानी खाने के काम में आते हैं। अभी हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी रूट्स होती हैं जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और उनको हम खा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हॉर्मोन्स नेसेसरी होते हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम करती हैं। उसके अलावा दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट एंड फिक्स देम इन प्रॉपर प्लेस। उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट पार्ट्स को और उनको प्रॉपर प्लेस में फिक्स रखती हैं। तो ये इनके मेन फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस बहुत कॉमन से फंक्शंस हैं और आप इनको प्रॉपर सबको ये लर्न भी हो जाएंगे, जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही लर्न हो जाएंगे, आप वीडियो देखने पर ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रूट्स।
तो जो रूट्स हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, यहाँ पर हम बात करें टैप रूट, फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। 3 डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की होती है। टैप रूट को अगर आप देखें तो इसमें एक मेन जो रूट है वो दिखाई देगी आपको, दिस वन, और उससे लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं, वो ब्रांचेस टर्शरी एंड सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर उसको हम टैप रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट में मेन रूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सारे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही प्लेन से अराइज होते हैं, यानी जो स्टेम का लास्ट पार्ट है वहाँ से एक साथ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं। और जो उसकी मेन रूट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, वो जल्दी से मर जाती है। इसके अलावा होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो ऐसी रूट्स जो कि किससे, जो प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट हैं वहां से ना निकल के वो कहीं से भी किसी भी पार्ट से निकली हुई होती हैं, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो इनको आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि रूट कितने टाइप्स की होती हैं। टैप रूट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टैप रूट होती है ये मिलती कहाँ है, कौन से प्लांट्स होते हैं जहां पर टैप रूट प्रेजेंट होती है। तो सीधा सीधा आंसर है कि टैप रूट इज फाउंड इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं। डाइकॉट्स कौन से होते हैं आपको मालूम है, पल्सेस जो हैं वो डाइकॉट्स हैं। तो उन प्लांट्स में टैप रूट प्रेजेंट होती हैं एंड फॉर्म होती हैं बाय इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल से ही डेवलप होती हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वो लॉन्ग हो जाता है तो उससे फॉर्म हो जाती है प्राइमरी रूट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें डायग्राम को, आप देख पाएंगे कि इसमें ये वाला जो एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉनिकल, जो ऊपर से मोटा है नीचे पतला होता गया है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर रेडिकल से इलोंगेट हुआ है और ये प्राइमरी रूट कहलाता है। ठीक है, इस प्राइमरी रूट से देखिए ब्रांचिंग हो रही है और ये जो ब्रांचेज हैं इसकी, ये सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। जो मेन रूट है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, उसकी ब्रांचिंग को हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट से भी जो ब्रांचिंग हो रही है उसको हम टर्शरी रूट कहते हैं। तो इस तरह से ये एक सिस्टम बन जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट का, जिसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? एंड मोस्टली अगर हम देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है मस्टर्ड, तो आप इसको लर्न करें क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। वैसे हम डाइकोटिलिडनस प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पल्सेस के नाम भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये टैप रूट सिस्टम को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करने वाले बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मेज या वीट या राइस, इस तरह के जो प्लांट्स हैं यानी मोनोकॉट जो होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें प्राइमरी रूट बनती तो है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती है और उसकी जगह पर लार्ज नंबर ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां से निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गुच्छा फाइबर्स का, स्टेम का जो लास्ट पार्ट है वहां से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती हुई दिखाई देती हैं बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट से। और ये जो मतलब बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं और एक क्या बना लेती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, बंच बना लेती हैं। इसी को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो देखने में मिलती हैं वीट प्लांट में, मेज प्लांट में या राइस में, देख सकते हैं आप इनको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। तो देखिए ऐसी रूट्स जो कि प्लांट के अदर पार्ट से, अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, प्लांट के अदर पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, एंड इसका एक गुड एग्जांपल आप बैनियान ट्री की अगर आप बात करते हैं तो आप उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वहां पर आपको ये इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि उसकी ब्रांचेस से निकलते हैं और नीचे जमीन में एंटर कर जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और पिलर लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं बैनियान ट्री, इसको हम
के अंदर जो एरियल रूट्स होती हैं, ये रूट्स जो होती है ना, ये एरियल रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। और ब्रांचेज से, यानी कि जो स्टेम ब्रांच होती हैं वहाँ से राइज होके और ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। इसी तरह से ग्रास के अंदर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉर्न की जो रूट्स होती हैं, देखिए जैसे मेज, या अगर आप शुगर केन की बात करें तो वहाँ पर जो लास्ट नोड होती है वहाँ से इस तरह से रूट्स अराइज होती हैं और वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। कॉमन तो होती ही है, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ इस तरह से जो रूट लेटरल रूट्स जो निकलती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो शुगर केन में या मेज में इस तरह की रूट्स दिखाई देती हैं आपको। और ये बेनियान ट्री की तो आप बात कर ही रहे हैं, ग्रास में भी होती है, मॉन्स्टेरा में भी होती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन ऑफ रूट। टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे रूट को। अगर हम निकाल के देखते हैं जमीन से तो उसके हमको कुछ अलग अलग पोर्शंस दिखाई देते हैं और वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखिए अगर आप जमीन से निकालेंगे उसको तो इस तरह से उसके कुछ पार्ट्स डिवाइड होते हैं और इनको हम कहते हैं रीजन्स ऑफ रूट। सबसे नीचे वाला जो रीजन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, ये कैप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, और ये जो कैप होती है ये बिल्कुल रूट की टिप पर प्रेजेंट होती है, इसको हम रूट कैप कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होती है या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि रूट के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होती है और वो कैप की तरह उसको कवर करती है, इसलिए उसको रूट कैप कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन भी यही होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एपेक्स पार्ट ऑफ रूट। रूट का जो एपिकल पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब ये डाउनवर्ड ग्रो होता है तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनसे इसमें फ्रिक्शन होता है तो डैमेज हो सकता है, उसको डैमेज से बचाने के लिए रूट कैप उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसे देखिए रूट कैप के ऊपर दिस वन, ये जो पोर्शन है आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रूट टिप्स या शूट टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसकी सेल्स जो होती हैं वो सेल्स स्मॉल सेल्स होती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, इसलिए उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब इस रीजन की या इस एरिया की जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और स्मॉल सेल्स होती हैं, क्योंकि डिवीजन बहुत फास्ट होता है इसलिए सेल्स जो है वो नई नई सेल्स अराइज होती रहती हैं। और क्योंकि नई सेल्स बन रही हैं फास्टली, इसलिए उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होती है, क्लियर। देन नेक्स्ट जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं, देखिए दिस रीजन, ये रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब जो सेल डिवाइड होके ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, सेल्स जब डिवाइड होंगी ऊपर की तरफ खिसकती जाएंगी, नीचे वाला पोर्शन कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा और जो पुरानी सेल्स हैं वो ऊपर ऊपर चलती जाएंगी। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन की, उन सेल्स के अंदर एनलार्जमेंट होता है, यानी बहुत तेजी से वो लंबी होती है और उस एरिया को या रूट को लेंथ प्रोवाइड करती हैं या उसको लेंथ को उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो लास्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ना उसको हम कहते हैं मैच्योर, है ना। ओल्ड एज लोगों को हम क्या कहते हैं, मैच्योर्ड पर्सन। तो ये जो सेल्स होती हैं ये सबसे पुरानी सेल्स होती है। इलोंगेशन सेल्स के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये सबसे ओल्ड सेल्स का पोर्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी उनका डिफरेंशिएशन है, सेल का अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगा किसी रीजन में, वो सारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है यहाँ पर मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स जो होती हैं मैच्योर होती हैं इस रीजन की और डिफरेंशिएट हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही है, ये है रूट हेयर्स। यहाँ से ये छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल।
सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। पूरी रूट से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल एंड वाटर का, वो रूट हेयर्स के थ्रू ही होता है, और क्योंकि ये बहुत थिन होते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इसलिए क्या होता है, डिफ्यूज़न बहुत इजीली हो जाता है, और इससे वाटर जो है वो सॉइल से इजीली इनके अंदर एंटर हो जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये सारे आपको समझ आ गए होंगे जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़े। 4 रीजंस हैं इसके। रूट कैप प्रोटेक्ट करता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन जो होता है वो स्मॉल सेल्स से बना हुआ होता है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, और क्योंकि कंटिन्यूस डिवाइड हो रही है इसलिए उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड लार्ज हो जाती हैं सेल्स, रेस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ के लिए। रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं इस रीजन की, और उनके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हेल्प करते हैं मिनरल एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। क्लियर? तो इस तरह से ये इसके पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है कि रूट्स किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाइड हो जाती है दूसरे डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। जो मेन फंक्शन है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसके अलावा वो और कौन कौन से फंक्शंस करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है या चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है? तो रूट्स जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर सकती है, एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन एंड ऑफ मिनरल एंड वाटर। जो एब्जॉर्प्शन है उसके अलावा क्या क्या करेगी, स्टोरेज ऑफ फूड, वो कहलाएंगी स्टोरेज रूट्स। ठीक है? क्या करती हैं ये स्टोरेज रूट्स? फूड स्टोर करने का काम करती है। ठीक है? सपोर्टिंग रूट्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ रेस्पिरेटरी रूट रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब आप कहेंगे कि रूट्स को रेस्पिरेशन की क्यों? भाई हर पार्ट को रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, एंड आपको ये तो मालूम ही है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम होते हैं वहाँ पर लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है रूट्स के अंदर, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप में मॉडिफाइड हो जाती हैं रूट्स, जिनको हम स्टोरेज रूट, सपोर्टिंग रूट और रेस्पिरेटरी रूट्स के अंडर अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड, तो रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए जो भी रूट्स होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं और उनके अंदर फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए उनकी शेप जो होती है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। इनको हम 4 डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फ्यूजी फॉर्म जो कि रेडिश में देखने को मिलती है, जिसमें कि उसकी जो मोटाई है या सोलिंग पोर्शन होता है वो आपको ऊपर से नीचे तक मोस्टली इक्वल ही नजर आता है। इसको हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म। कहाँ मिलता है ये? रेडिश में। नेक्स्ट होता है नैपी फॉर्म जो कि आपको टर्निप में देखने को मिलता है। टर्निप की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो ये जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं नैपी फॉर्म। एंड अगर हम कैरेट की बात करते हैं यानी कि गाजर, तो आप देखते हैं उसकी कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, तो ये कोनिकल शेप कहलाती है। उसके अलावा अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो सोलन ट्यूबर के रूप में होती हैं और ये ट्यूबरस रूट्स कहलाती हैं। ठीक है? इस तरह से ये एक गुच्छे के रूप में आपको नजर आती है, तो इसको हम कहते हैं स्वीट पोटैटो ट्यूबर। क्लियर? तो इस तरह से ये रूट्स आपको दिखाई देती हैं। और एस्पेरागस आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, लेकिन ये एक्चुअल में लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। एस्पेरागस ये भी एक मॉडिफाइड स्टोरेज रूट के रूप में इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग रूट। सपोर्टिंग का मतलब कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्रॉप रूट कहलाती हैं, दूसरी स्टिल्ट रूट कहलाती हैं। प्रॉप रूट हैंगिंग रूट्स होती हैं एक्चुअली, जो कि बेनियान ट्री में आप देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांचेस से निकलती हैं और सॉइल के अंदर तक चली जाती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एज ए पिलर। तो इस तरह की हैंगिंग रूट्स जो होती हैं
वो सपोर्टिंग रूट कहलाती हैं और उनको हम प्रॉप रूट कहते हैं। नाम याद कर लीजिए कि अच्छे से, प्रॉप रूट जो होती हैं वो सपोर्टिंग या हैंगिंग रूट्स होती हैं जो कि ब्रांचेस से निकलती हैं, जमीन से नहीं निकल रही हैं, ब्रांचेस से निकल के जमीन में जा रही हैं, तो वो पिलर्स की तरह से काम करती हैं। उसका गुड एग्जाम्पल है बैनियान ट्री। ठीक है, तो प्रॉप रूट्स कहाँ किस में मिलती हैं, इसका ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट को आप याद करिए, टिल्टेड रूट्स तिरछी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, जैसे हम शुगर केन की ही बात कर लेते हैं। उस कंडीशन में उनकी जो रूट्स होती हैं वो उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं, बहुत लंबे हो जाते हैं, तो उसका जो लास्ट नोड होता है ना, स्टेम का जो लास्ट वाला नोड होता है, वहां से इस तरह से टिल्टिंग रूट, स्टिल्ट रूट निकलती हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सॉइल के अंदर जाके। तो इस तरह की जो रूट्स है वो मेज या शुगर केन या ऑर्चिड्स में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी रूट्स जो कि लोअर नोड से निकलती हैं स्टेम से और टिल्टेड होती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्लियर? तो सपोर्टिंग रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट्स आर फाउंड इन banyan ट्री एंड स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन मेज एंड शुगर केन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं ये। मार्शी और डैम्प या दलदली एरिया में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्योंकि वहाँ दलदल है इसलिए उनकी जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं ग्राउंड से, यानी कि अपवार्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं। जनरली आपने देखा है कि रूट्स जो होती हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती हैं। अगर आपके देखिए यहाँ पर ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन आप अगर क्लियर इसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम एक बार अगर इसको बनाएं तो यहाँ पर देखिए, इसके जो रूट्स हैं होती हैं जैसी मेन होती प्लांट्स की रूट्स होती हैं, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वर्टिकली अपवार्ड चली जाती हैं ये ऐसे ऊपर आ जाती हैं और इस तरह से वुडी स्ट्रक्चर बन जाता है एक, जो कि जमीन से ऊपर निकल जाता है। और यहाँ पर जो होते हैं वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी साइड्स में, और इन पोर्स से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो क्योंकि ये पोर्स इनके ऊपर प्रेजेंट है, इनका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपोजिट टू ग्रेविटी ग्रो कर रही हैं, है ना। जो मेन रूट है आपकी वो तो नीचे जा रही है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये अपोजिट टू ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके बाहर आ जाती हैं। इनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। किस में प्रेजेंट होती हैं? मोस्टली मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आपको मालूम है कि जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में होते हैं वो मैंग्रोव कहलाते हैं। सुंदरवन का नाम सुना होगा आपने, उसमें मोस्टली प्लांट्स इसी टाइप के होते हैं। राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसका नाम होता है राइजोफोरा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर स्टेम। स्टेम जो होता है एरियल पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि जो सॉइल के ऊपर वाला प्लांट है उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेम। अब स्टेम तो जनरली आप सब लोग जानते हैं, लेकिन स्टेम के ऊपर होता क्या क्या है। स्टेम जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? स्टेम डेवलप होता है प्लूमूल से। देखिए मैंने आपको बताया था जर्मिनेशन ऑफ सीड में आप देखते हैं उसके दो पार्ट हैं। जो भी सीड है उसके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम रेडिकल कहते हैं, जिससे कि हम रूट का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है दिस वन, ये कहलाता है प्लूमूल, और ये शूट के लिए या स्टेम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो असेंडिंग या एरियल पार्ट ऑफ प्लांट उसको हम स्टेम कहते हैं, डेवलप होता है प्लूमूल से। अब क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव होगा फोटोट्रॉपिज्म के लिए और नेगेटिव होगा जियोट्रॉपिज्म के लिए। क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है।
ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इनका जो कलर है वो कैसा होता है। तो अगर वो यंग हैं तब तो वो ग्रीन हो सकता है, और अगर वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो वुडी भी हो सकते हैं किसी किसी प्लांट्स में, यानी कि जो ट्रीज हैं उनके अंदर आफ्टर मैचुरेशन वो वुडी दिखने लगते हैं। ये बियर करते हैं बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए फ्रूट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, फ्लावर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, लीव्स आपको मालूम है कि स्टेम के ऊपर होती हैं, बट बर्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरह की बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके टिप पर जो स्ट्रक्चर होता है, जो जहाँ पर ग्रो हो रहा है ना, उसका जो टॉप होता है, टॉप मोस्ट पार्ट पर एक बर्ड प्रेजेंट होती है। इसको हम एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड कहते हैं। ठीक है, एपिकल बर्ड, ये इसकी लेंथ को ग्रो करने में हेल्प करती है। दूसरी बर्ड प्रेजेंट होती है जहां पर लीफ जुड़ी हुई होती है, वहां पर लीफ जहां से स्टेम से जुड़ी हुई है वहां पर एक बर्ड प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये लीफ यहाँ से बॉर्न हो रही है, साथ साथ ये ब्रांचेस को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। ये जो स्टेम है इसकी ब्रांचेस डेवलप होती हैं एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए नोड। अब ये नोड क्या होते हैं, जहां पर किस स्टेम से लीव्स जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती हैं, वो पार्ट जो होता है वो नोड कहलाता है। तो वो रीजन प्लांट का जहां से लीव और लीव्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं या बॉर्न होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। एंड दो नोड्स के बीच में एक नोड तो ये रही और दूसरी नोड ये रही। देखिए दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला एक नोड, दिस वन, और दूसरा नोड ये, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनोड। क्लियर? तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड क्या होते हैं, लीव्स क्या होती हैं, एपिकल बड कौन सी होती है, एक्सिलरी बड कौन सी होती है, और ये जो पूरा सिस्टम है यानी कि जो एरियल पूरा पार्ट है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। रूट्स वाला पार्ट तो जमीन के अंदर होगा, जिसपे लेटरल रूट्स आ जाएंगी, प्राइमरी रूट्स आ जाएंगी, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सारी रूट्स के जो पार्ट्स हैं वो सब मिलके रूट सिस्टम बनाते हैं। एंड जो शूट से जुड़े हुए पार्ट हैं, स्टेम से जुड़े हुए जो पार्ट होते हैं वो शूट सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से पार्ट हो गए, बर्ड्स हो गई, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और उसके साथ साथ नोड, इंटरनोड हो गए। ये सारा सिस्टम शूट सिस्टम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम्स के। तो बहुत क्लियर सा फंडा है कि ये लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और फ्रूट्स को बियर करते हैं, साथ में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करते हैं फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट, एंड जो फूड प्रिपेयर किया गया है लीव्स के थ्रू उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं स्टेम। साथ में जो भी एरियल पार्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, साथ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, जहां पर हम स्टोरेज ऑफ फूड कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि ये फंक्शंस जो है इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे कि इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन था, स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, रूट तो अंडरग्राउंड होती ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेम है वो अगर सॉइल के अंदर चला जाता है, अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल यानी कि कुछ एयर में है, कुछ पार्ट उसका सॉइल के अंदर है, यानी सॉइल प्लस एयर दोनों में ही अगर प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट सॉइल में कुछ पार्ट एयर में, तो उसको सब एरियल कहते हैं। एंड एरियल जब होता है मतलब वो पूरा का पूरा एयर में ही प्रेजेंट होता है। तो इन सब के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ अगर आप डायग्राम देखें तो आपको एक मोटा रफ आइडिया हो जाएगा। देखिए आप जिंजर खाते हैं, आप अरबी खाते हैं, आप अनियन खाते हैं, आप आलू खाते हैं, ये सारे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं लेकिन रूट नहीं है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसी तरह से एरियल मॉडिफिकेशन में अगर आप देखें
तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर आपको इस तरह से कांटे दिखाई देते हैं। मेनली कैक्टस में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको देखिए इस तरह की ये एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको आप कह सकते हैं, क्या होती है ये, टेंड्रिल होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए होते हैं। उसके साथ साथ उसमें थॉर्न, कांटे होते हैं, देखिए ये है ना। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं जैसे ऑरेंज है या आप लेमन की बात करें, तो उनके प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो उनकी जो स्टेम होती है उस पर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है। फिलोक्लेट्स किसको कहते हैं हम, जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और उसके ऊपर छोटी छोटी थॉर्न्स दिखाई देते हैं, वो फिलोक्लेट्स कहलाते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में आप बात कर सकते हैं रनर्स की, स्टोलन की और ऑफसेट की। चलिए इनको एक एक करके हम डिस्कस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं, क्यों हो जाता है वो अंडरग्राउंड। देखिए सीधे सीधे बात करें तो फूड स्टोरेज के लिए हो जाता है ना, कुछ पार्ट्स में फूड स्टोर रहता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लांट को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ स्पेशल जो इसका एक फंक्शन है दैट इज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब होता है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो प्लांट का वो पार्ट या स्टेम का वो पार्ट जो कि जमीन के अंदर है वो सरवाइव करता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इट इज एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, यानी कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करता है। क्लियर। तो ये इसके मेन फंक्शंस हो गए। अब हम बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड स्टेम में, यानी कि जो फूड स्टोरेज है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहां पर देखिए राइजोम, जिंजर आप लोगों ने देखी है और खाई भी है। जिंजर, टर्मरिक की अगर हम बात करते हैं, एंड बनाना। जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना, तीन इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से भी फॉर्म हो जाएगा, राइजोम से भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या जो इसकी जो ये आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन, कि ऐसा एक अंडरग्राउंड स्टेम जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ब्रांच्ड होता है, अंडर द ग्राउंड होता है, उस स्टेम को हम क्या कहते हैं, तो वो स्टेम कहलाता है राइजोम। क्लियर, ठीक है। जैसे कि जिंजर की बात कर रहे हैं, ये जमीन के अंदर यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ब्रांच्ड हुआ, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये सब फूड स्टोर कर रही हैं, और इस तरह से इसकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है जिसको आप फूड के रूप में यूज करते हैं। तो ये ग्रो कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। ग्रोथ जो है वो हॉरिजॉन्टली होती है जमीन के अंदर। तो जिंजर, टर्मरिक, बनाना इस तरह का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बल्ब। बल्ब देखिए अगर आप अनियन को देखें तो यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, डिस्क शेप्ड, ठीक है। एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिससे थोड़ी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती रहती है, ये इसकी एक्सिलरी बड होती है, ठीक। ये एक्सिलरी बड है तो इसके ऊपर लीव्स भी होंगी। तो जो लीव्स हैं वो देखिए, ये जो इसके ऊपर पार्ट जो हम इसका खाते हैं, ये लीव्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं फूड स्टोर करके, और वो हम खाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बल्ब। सबसे छोटा स्टेम कहा जाता है। अनियन के साथ साथ ये गार्लिक में भी देखने को मिलता है। क्लियर। देन हम बात कर रहे हैं ट्यूबर। ट्यूबर जो है वो सोलन टिप होती है राइजोम की, यानी कि अगर हम राइजोम की बात करें तो वो एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड पार्ट सोलन पार्ट में या उसकी जो टिप होती है वो फूल जाती है और अपने अंदर जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करती है, तो वो कहलाता है ट्यूबर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नए किसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। ये तो नया जो प्लांट है वो इससे डेवलप होता है, बर्ड्स से। इन बर्ड्स को हम आइज भी कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी आइज होती हैं जो कि बर्ड कहलाती हैं, और गुड एग्जाम्पल इज पोटैटो। नेक्स्ट इज कॉर्म। कॉर्न नहीं है ये, कॉर्म CORM।
ये देखिए अभी हमने राइजोम पढ़ा था, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है, लेकिन हम कॉर्म की बात करते हैं तो ये वर्टिकली ग्रो होने वाला स्टेम है। कंडेंस्ड होता है, स्फेरिकल होता है या सब स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस पर, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम, इसके ऊपर नोड्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए लीफ प्रेजेंट होती है, इसको हम कॉर्म कहते हैं। और यहाँ से न्यू डॉटर कॉर्म भी डेवलप हो सकते हैं, साथ में इसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं लास्ट में। तो इसका एक गुड एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, जिसको हम अरबी भी कहते हैं। सब लोग जानते हैं अरबी। कोलोकेसिया से आप कंफ्यूज ना हो, तो ये जो कोलोकेसिया है इसी को हम अरबी कहते हैं। और इसके अंदर जो देखिए डेवलपमेंट ना ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं राइजोम की बात करें तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये ऐसे होता है डेवलपमेंट, यूं, ठीक है, वर्टिकल होता है ये, और इसलिए इसकी शेप जो होती है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। दिस इज अरबी। जमीकंद इसका सेकेंड एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट हम बच्चों बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में, और अंडरग्राउंड स्टेम की, सब एरियल स्टेम की हम बात कर रहे हैं। सब एरियल का मतलब कुछ पार्ट एयर में होता है, सम पार्ट, और कुछ पार्ट अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड एंड प्लस एरियल, दोनों को मिला के बन रहा है सब एरियल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है ये। और देखिए इसके कुछ पार्ट होते हैं, यानी इसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हम स्टोलन की बात करते हैं। स्टोलन अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो देखिए जो भी प्लांट का बेस है, मेन एक्सिस का जो बेस होता है, उससे एक लेटरल ब्रांच निकलती है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला डायग्राम, तो यहाँ एक लेटरल ब्रांच निकलती है जो कि ऊपर इस तरह से जंप कर जाती है, फिर वो वापस से नीचे आती है और फिर एंटर हो जाती है सॉइल के अंदर। और वहां पर जब वो सॉइल में एंटर होती है तो वहां पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और साथ में एक न्यू प्लांट भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्क फॉर्म हो रही है, ये जंपिंग आउटसाइड देन अगेन गो टू द सॉइल, यानी कि पहले वो हवा में आ जाती है फिर वापस से सॉइल के अंदर चली जाती है, इसको हम कहते हैं स्टोलन। एंड ये देखने को मिलता है मिंट, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी दोनों में जगह है, स्टोलन में भी है और रनर्स में भी है। रनर्स की बात करते हैं, रनर्स क्या होते हैं? रनर्स एक्चुअल में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल जाते हैं जमीन के अंदर। जैसे ये स्टेम है तो ये इस तरह से डेवलप होते रहेंगे, और यहीं से ये जो पुराना इसका पार्ट है अगर ये डाई हो जाता है तो यहाँ से ही नया एरियल एक प्लांट डेवलप हो जाता है और इसमें रूट्स निकल जाती हैं। क्लियर। तो ये ओल्डर पार्ट जब मर जाता है तो न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है दूब ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। घास को अगर आप देखें, देखिए अगर आप देखें तो उसके ऐसे ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच में से कुछ टाइम के बाद ग्रास निकल जाती है। अगर आप ग्रास के एक पार्ट को निकालने की कोशिश करें तो आपको एक पूरा गुच्छा निकल जाता है बाहर, है ना। तो वो जो पार्ट है वो दूब ग्रास में देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑक्जेलिस का दिया हुआ है ये, तो इसमें पत्तियां बनाई हुई है। यहाँ तो अगर आप देखें तो गुड एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है दूब ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो रनर्स जो है वो स्ट्रॉबेरी एंड दूब ग्रास उसका एक गुड एग्जाम्पल है। रनर्स जो होते हैं वो रन करते हैं, ठीक है, पैरेलल रन करते हैं, जमीन के अंदर ही सीधे सीधे रन करेंगे। यहाँ पर ये जो है एक आर्क बना लेंगे, पहले बाहर निकलेंगे फिर वापस से अंदर जाएंगे, ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब एरियल के ही थर्ड पार्ट जिसको हम कह रहे हैं ऑफसेट, और फोर्थ पार्ट इज सकर। ऑफसेट देखिए ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है। यहाँ जो प्लांट का लास्ट, ये स्टेम का लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं साइड में, और उनमें शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं। हर नोड के ऊपर एक रोजेट यानी कि फ्लावर जैसी लीव्स का एक गुच्छा होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरह से एक पार्ट है, ये जो लास्ट पार्ट यहाँ से निकला, और लेटरल ब्रांच जो निकल रही है शॉर्ट होती हैं। ये नेक्स्ट नोड, ये एक नोड छोटा इंटरनोड होता है, यहाँ से भी इस तरह रोजेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और नीचे
रूट्स निकल जाती हैं। धीरे धीरे ये पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो इसका गुड एग्जाम्पल है पिस्टिया, जिसको हम इकॉर्निया, ठीक है। तो ये ऑफसेट बनाते हैं और इस तरह से पूरा एक बड़ा एरिया इनके थ्रू कवर हो जाता है। सकर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सकर्स जो होती हैं बेसल पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, लेटरल ब्रांचेज हैं, मेन स्टेम से निकलती हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और फिर वो बिल्कुल बाहर आ जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो लीफी शूट को जन्म देती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, मेन स्टेम अगर ये है तो इससे एक साइड ब्रांच निकल रही है, फिर वो बाहर आ गई और लीफ बन गई, उसके बाद ये फिर और ऊपर आ गई तो फिर यहाँ पर लीफ डेवलप हो गई। तो ये पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना में मिलता है, ठीक है। ये कहलाता है सकर्स, क्योंकि इसमें नीचे रूट निकली रहती है। क्लियर? यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो मेन जो स्टेम है वहां से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी और फिर ये ऊपर बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर लीव्स आ जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से रूट्स निकली ही रहती हैं, फिर ये बाहर आ जाएगा। मिंट देखा आपने? उस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ रनर्स, स्टोलन, सकर और ऑफसेट की स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। एरियल शूट, ऑफसेट को अगर आप देखें तो इस तरह से लीव्स फॉर्म हो जाती हैं, स्टोलन को देखें तो इस तरह से आर्क्ड ब्रांच बन जाती है। रनर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होते रहते हैं। यहाँ पर सकर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, एरियल शूट उनमें डेवलप हो जाता है, तो ये सकर्स कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एरियल स्टेम। एरियल यानी हवा में जो होते हैं, इसके भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टेंड्रिल की बात कर रहे हैं सबसे पहले। टेंड्रिल क्या होते हैं एक्चुअल में? एक्सिलरी बड से प्रोड्यूस होने वाली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत वीक होती है लेकिन कॉइल्ड होती है, और उनको हम टेंड्रिल कहते हैं। वो प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प करती हैं, यानी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट जाती हैं। देखिए इस तरह से मोस्टली गॉड फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन में इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जो कि एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी बड कहाँ पर होती है? जो देखिए अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे बात करें तो प्लांट में जब ये लीफ है तो ये टर्मिनल बड से नहीं हो रहा है, टर्मिनल तो ऑलरेडी है यहाँ पर। इसकी अगर हम यहाँ बात करें तो ये एक्सिलरी बड से एक कॉइल्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है या वीक स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि किसी भी सपोर्ट को पकड़ के उसके चारों तरफ कॉइल हो जाता है। और ये जो क्लाइंबर्स होते हैं मोस्टली, तो उनको क्लाइंब करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ग्रेप वाइन इसका गुड एग्जाम्पल है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये इसके एग्जाम्पल है। थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है हॉर्न्स, ठीक है। ये देखिए कांटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो कांटे होते हैं ये भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है और मोस्टली वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस प्लांट्स में या बोगेनविलिया में आप इनको देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह का एक नुकीला पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्सिलरी बड से ही डेवलप होते हैं, इनको हम थॉर्न्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिलोक्लेड। फिलोकेड कुछ जो एरिड प्लांट्स होते हैं, यानी डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, डेवलप होने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो टू सेव द वाटर, या वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिससे कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो सके प्लांट से। तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में। तो अब इस जो लीव्स हैं वो अगर स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो स्टेम होता है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, एरिड रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स, जिनके अंदर स्टेम इज कन्वर्ट इनटू फ्लैशी एंड ग्रीन फॉर
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको हम फिलोक्लेट कहते हैं। ये फिलोक्लेट कहलाते हैं। कहीं कहीं पर ये इस तरह की ओपुंशिया, ये ओपुंशिया एंड यूफोरिया फोरबिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये सीधा इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये तो क्या इसमें देखिए यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। किनारे जो होते हैं मार्जिन्स, वो लीव्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो गई। फिलोक्लेड में अगर आप ओपुंशिया की बात कर रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये एक तरह का कैक्टस है जो मोस्टली आप घरों में भी लगाते होंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं या थॉर्न्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द लीव्स, स्पाइन्स के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। और जो ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्टेम। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल इज ओपुंशिया एंड यूफोरबिया। So that's all for today. आज के वीडियो में इतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, ये हम जो पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। एंड जैसा कि आपको मालूम है, नीट में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर इस सीरीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी, कहीं पर भी कोई चीज़ मिस आउट नहीं की गई है। आप इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए और आप देखिए कि कहीं उससे कहीं छूटा तो नहीं है कुछ, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीव्स के बारे में। ठीक है, लीव्स किस तरह की होती हैं, किस तरह से अटैच्ड रहती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका वेनेशन क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है लीव का स्टेम के ऊपर, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर मोर एंड मोर।